एक ऐसी कंपनी जो डेटा सेंटर के बूम से डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है और इस क्वार्टर में इसके प्रॉफिट में 300% की ग्रोथ आई है और स्टॉक वो तो तुम खुद ही देख लो। और क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल भी है। इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके रिजल्ट्स देखेंगे और फिर इसकी कॉन कॉल पे बात करके लास्ट में गाइडेंस और वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो HFCL बेसिकली 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। सबसे पहला सेगमेंट है इनका ऑप्टिकल फाइबर का सेगमेंट। तो देखो आजकल हो क्या रहा है कि पूरी वर्ल्ड AI को यूज कर रही है और उस AI को यूज करने के लिए तुम्हें डेटा सेंटर चाहिए होते हैं और ये डेटा सेंटर हाइपर स्केलर्स लगाते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये सब डेटा सेंटर लगाते हैं। और इस डेटा सेंटर में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होती है और ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर बनाती है। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर वाले सेगमेंट में इस कंपनी के पास बहुत अच्छी डिमांड है गोइंग फॉरवर्ड। अब क्योंकि इतनी अच्छी डिमांड है ना, तो इस सेगमेंट में ये अपनी ऑप्टिकल फाइबर बनाने की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में इनके केपेक्स में डिस्कस करेंगे। अब इनका दूसरा सेगमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट का सेगमेंट, जिसमें ये डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं और बेसिकली अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट बना के सप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज अगर आर्मी को रात में अपने एनिमीज को देखना है तो वो डायरेक्टली तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा होता है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये थर्मल कैमरास बनाते हैं जिससे कि जो आर्मी है वो रात में अपने एनिमीज को देख पाए, क्योंकि थर्मल कैमरास तो हीट को दिखा देते हैं तो सामने एनिमी लोकेट हो जाता है। या फिर रेडार सिस्टम बनाते हैं जिससे तुम ड्रोन्स की मूवमेंट को लोकेट कर पाओ कि आसपास कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा। अब ये हैंड ग्रेनेड भी बनाते हैं या फिर जो रेडियो सिस्टम चाहिए होता है ना जिससे कि आर्मी के लोग एक दूसरे से बात कर पाए, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली उसको कंपनी को सेल करते हैं, यानी कि जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो डायरेक्टली आर्मी के पास पहुंचेगा यूज करने के लिए। जैसे कि सपोज इन्होंने थर्मल कैमरा बनाया ना, तो वो डायरेक्टली यूज करेंगे आर्मी के लोग अपने एनिमीज को लोकेट करने के लिए रात के टाइम पे। तो बेसिकली ये डिफेंस के भी इक्विपमेंट बनाते हैं। और देखो आजकल जियो पॉलिटिकल लेवल पे वॉर चल ही रही है। इनफैक्ट इंडिया भी आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, जिसकी वजह से हर कंट्री अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो बेसिकली इस सेगमेंट में भी ग्रोथ है। इनका तीसरा सेगमेंट है टेलीकॉम का बिजनेस, जिसमें ये क्या करते हैं, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे कि राउटर्स हो गए, वाईफाई के लिए प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर फाइबर हो गई कंपनी के टॉवर्स के लिए। और इस सेक्टर की डिमांड ना साइक्लिकल होती है। जैसे कि जब 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ था तब तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके डिमांड स्टेबिलाईज हो जाती है। और सपोज जब 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो इसकी डिमांड अचानक से फटाफट से इंक्रीज हो गई थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे करके पीक आउट हो गई। तो बेसिकली जब अगले 2-3 साल में 6G नेटवर्क लॉन्च होगा इंडिया में, तब इस सेक्टर में इनके पास बहुत अच्छी डिमांड आएगी, मतलब डिमांड का एक स्पर्ट आएगा और उसके बाद वो भी धीरे धीरे करके स्टेबिलाईज हो जाएगी। तो बेसिकली इस सेक्टर की डिमांड साइक्लिकल है। पर अगले 2-3 सालों में जब तक टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी डिमांड नहीं है ना, उस टाइम पे डेटा सेंटर वाले सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि करंटली हर बंदा AI यूज कर रहा है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैंने तुम्हें बताया जैसे गूगल, मेटा, ये सब डेटा सेंटर लगा रही है और उसके लिए इनको चाहिए ऑप्टिक फाइबर केबल जो ये कंपनी बनाती है। तो अगले 2-3 साल जब तक टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड नहीं है तब तक इनकी डेटा सेंटर की डिमांड है ना जो वो कंपेंसेट कर देगी इस चीज को। और इनका अगला सेगमेंट है EPC का सेगमेंट। तो EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब ये कंपनी से प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर इंजीनियर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करना कैसे है, फिर उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल भी खुद ही लेके आते हैं, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल भी खुद ही करते हैं और उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को करके देते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं। तो बेसिकली तीनों स्टेप्स खुद करते हैं, इंजीनियर भी खुद करते हैं, फिर रॉ मटेरियल को भी खुद प्रोक्योर करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करके भी देते हैं। जैसे कि इन्होंने गवर्नमेंट से भारत नेट प्रोजेक्ट ले रखा है, उसमें इनको क्या करना है कि पूरी रूरल इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी है। तो ये हो गया इनके EPC के बिजनेस का सेगमेंट। पर इनके EPC के बिजनेस में ना कई प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि इस बिजनेस में ना इनको गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिलते हैं या फिर बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर से प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो बेसिकली इस बिजनेस में इनका मार्जिन कम होता है। और दूसरा इसमें इनके पैसे अटक जाते हैं, मतलब इनको पेमेंट ना बहुत लेट लेट आती है, जिस वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इनके रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इनका EPC का सेगमेंट है ना उसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो ना अपने प्रोडक्ट के सेगमेंट का शेयर तो बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपने EPC के सेगमेंट का शेयर कम करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये कंपनी ये फोकस कर रही है कि हम प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी बन जाए रेदर देन कि हम EPC ड्रिवन कंपनी रहे। जैसे इनका FY21 में सिर्फ
21% रिवेन्यू अपने प्रोडक्ट से आता था और बाकी सारा रिवेन्यू इनका ईपीसी सेगमेंट से आता था। लेकिन अब इनका टारगेट ये है कि इस साल यानी कि FY27 में इनका 71% रिवेन्यू इनके प्रोडक्ट बेच के आएगा और सिर्फ बचा हुआ रिवेन्यू इनके ईपीसी वाले सेगमेंट में आएगा। तो मतलब बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और ये एक अच्छा काम और कर रहे हैं। ये ना अपने गवर्नमेंट बिजनेस को कम कर रहे हैं और अपने प्राइवेट बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि FY26 में इनका 84% बिजनेस इनका प्राइवेट बिजनेस था और बचा हुआ बिजनेस इन्होंने गवर्नमेंट के साथ किया, क्योंकि गवर्नमेंट के बिजनेस में ना दो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उसमें मार्जिन कम होता है और दूसरा गवर्नमेंट ना बहुत टाइम बाद पैसे देती है, मतलब लेट पैसे देती है, जिस वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ी हो जाती है और पैसा रिसीवेबल्स में अटक जाता है। तो इसी वजह से ये कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस को कम कर रही है और अपने प्राइवेट बिजनेस को बढ़ा रही है। तो ये हो गए इस बिजनेस के 4 सेगमेंट। अब चलते हैं इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। तो Q4 में इन्होंने अपनी सेल्स को 128% से ग्रो की है। लेकिन तुम Q4 के बेसिस पे इसको मत देखो, एक काम करते हैं फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इनकी सेल्स 21% से इंक्रीज हुई है और इनके प्रॉफिट में 90% की ग्रोथ आई है। पिछले साल तक जो पैट मार्जिन इनका 4.3% था वो अब बढ़ के 6.7% टच कर गया है। मतलब इनका पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अब देखो इनकी सेल्स इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि जो इनकी डेटा सेंटर वाला सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छी डिमांड है और डिफेंस वाले सेगमेंट में भी बहुत अच्छी डिमांड है, जिस वजह से इनकी सेल्स ग्रो हो रही है। अब ये बात करते हैं कि इनके मार्जिन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनके मार्जिन बेसिकली 3 रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी अपने प्राइवेट सेक्टर वाले बिजनेस को बढ़ा रही है और अपने गवर्नमेंट सेक्टर वाले बिजनेस को कम कर रही है और इनके गवर्नमेंट सेक्टर वाले बिजनेस में इनके कम मार्जिन होते हैं, जिस वजह से इनके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, ये कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि ये प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी बन जाए, यानी कि इसका मेजर रिवेन्यू प्रोडक्ट बेच के आए रेदर देन ईपीसी के प्रोजेक्ट से आए। और ईपीसी में इनके कम मार्जिन होते हैं और प्रोडक्ट में इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। और तीसरा, ये कंपनी अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पे भी फोकस कर रही है। तो बेसिकली इनके एक्सपोर्ट में भी ज्यादा मार्जिन होते हैं, जिस वजह से कंसोलिडेटेड लेवल पे इनके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि FY27 में ये अपने एबिटा मार्जिन को 3 से 4% से इंप्रूव करेंगे। इस चीज को हम डिटेल में गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये अपना गवर्नमेंट का बिजनेस भी कम कर रहे हैं और ईपीसी वाला बिजनेस भी कम कर रहे हैं, तो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रही है। अब इस साल तो इस कंपनी का 41% रिवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है, लेकिन FY27 में इनका ये टारगेट है कि 50% रिवेन्यू हम एक्सपोर्ट से लेके आएंगे अपना, और एक्सपोर्ट में इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं तो इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। और बेसिकली एक्सपोर्ट की मार्केट में इनकी ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड है, तो जितनी भी ये केबल बनाते हैं ना उसकी 70% ये बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और बेसिकली ये डिमांड डेटा सेंटर की वजह से आ रही है। और बेसिकली जो इनकी ऑप्टिकल फाइबर की प्राइसिंग पावर है ना वो अब वापस आ गई है, क्योंकि डेटा सेंटर को वो चाहिए और डिमांड इतनी है नहीं, तो इनकी प्राइसिंग पावर वापस आ गई है उस सेगमेंट में। और बेसिकली जो ये प्रीफॉर्म होता है ना, जिसको हीट करके ऑप्टिकल फाइबर बनता है, उसकी सप्लाई में भी कंस्ट्रेंट आया हुआ है और इसकी एक्सपेंशन साइकिल भी 2-3 साल की होती है। सपोज एक कंपनी सोचे कि मैं आज एक प्रीफॉर्म बनाने की कैपेसिटी लगाती हूँ, तो उसको वो करने में 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस कंपनी को स्पेशलाइज सिस्टम लगाने पड़ेंगे वो प्रीफॉर्म बनाने के लिए, फिर अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उस प्रीफॉर्म को दिखाना पड़ेगा और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रीफॉर्म सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो प्रीफॉर्म खरीदेंगे। तो अगर कोई कंपनी प्रीफॉर्म एक्सपेंशन की कैपेसिटी भी लगाती है तो उसको आने में 2 या 3 साल लग जाते हैं। और बेसिकली मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी यानी कि HFCL भी केपेक्स कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अपनी प्रीफॉर्म की कैपेसिटी लगा रही है, और इसको हम केपेक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इनका जो ईपीसी का सेगमेंट है उसमें भी इनके पास भारत नेट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि भाई इनको रूरल एरिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हैं। अब देखो बेसिकली ये कंपनी अपने मार्जिन इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है, जो ऑप्टिकल फाइबर वाला भी सेगमेंट है ना उसमें हाई एंड वाले ऑप्टिकल फाइबर बना रही है ताकि इनके मार्जिन इंक्रीज हो पाए। और डिफेंस वाले सेक्टर में भी ये हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से इनका ये टारगेट है कि FY27 में यानी कि इस साल ये अपने एबिटा मार्जिन को 3 से 4% से एक्सपैंड करेंगे। और ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इस साल ये अपने रिवेन्यू का 70% अपने प्रोडक्ट बिजनेस से लाएंगे जिसमें इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं, और अपने रिवेन्यू का 50% एक्सपोर्ट से लाएंगे जिसमें इनके ज्यादा मार्जिन होते हैं। अब इसमें तुम इनके अलग अलग प्रोडक्ट देख लो, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर देख लो, या जो ये टेलीकॉम या वाईफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो देख लो, या इनके डिफेंस वाले सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे ग्रेनेड हो गया, या जो ड्रोन डिटेक्शन रेडार हो गया, या थर्मल विजन वाले कैमरा हो गए, वो सब देख लो। तो बेसिकली ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और बेसिकली जो इनकी रियलाइजेशन थी ना वो भी इंक्रीज हो रही है। FY26 में इनकी रियलाइजेशन थी 2 की, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 2.5 की हो जाएगी। तो मतलब इस कंपनी में प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। और प्राइसिंग पावर क्यों वापस आ रही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की सप्लाई में कंस्ट्रेंट है, पर डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई यूएस वालों को, गूगल को,
मेटा को डेटा सेंटर के लिए ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। और ये कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है। मतलब भारत नेट फेज 3 में रूरल एरियाज में इनको 8100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें ये रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं। लेकिन अगर तुम देखो ना तो इस क्वार्टर में इनके मार्जिन डिक्रीज हुए हैं और मार्जिन डिक्रीज को मार्केट नेगेटिवली देखती है। तो बेसिकली इनका ब्लेंडेड मार्जिन डिक्रीज हुआ है, जबकि जो इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल का मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। पर जो इनका ईपीसी वाला बिजनेस है ना, उसमें क्या हो रहा है कि इनका खर्चा तो लग रहा है पर सरकार से अब तक रिवेन्यू ही नहीं आ रहा, जिस वजह से इनके मार्जिन डिक्रीज हो गए। तो यही मैं तुम्हें बता रहा था कि ईपीसी बिजनेस या जो गवर्नमेंट बिजनेस होता है ना, उसमें जो रिवेन्यू है वो बहुत लेट लेट आता है। तो इस वजह से इस क्वार्टर में इनके मार्जिन डिक्रीज हो गए। पर मैनेजमेंट बोल रही है कि अगले क्वार्टर से इनको रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से इनके मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनके अलग अलग सेगमेंट में चल क्या रहा है। तो जो इनका डेटा सेंटर वाला बिजनेस है जिसमें ये केबल बनाते हैं, और ये मैनेजमेंट ये टारगेट कर रही है कि इनका इस साल यानी कि FY27 में डेटा सेंटर से 400 से 500 करोड़ का रिवेन्यू आएगा। और FY26 में इनके इस सेगमेंट में एबिटा मार्जिन थे 16 से 17% के, जिसको ये इस साल 3-4% से इंप्रूव करके अपने एबिटा मार्जिन को डेटा सेंटर वाले बिजनेस के लिए 20% तक ले जाएंगे। और अपने डिफेंस वाले बिजनेस से ये 500 से 600 करोड़ का रिवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY27 में, और इसमें इनका एबिटा मार्जिन 20 से 25% की रेंज में होगा। और इस साल इनका 10 से 12% का रिवेन्यू इनके डिफेंस वाले सेगमेंट से आएगा। और जो इनका ईपीसी वाला बिजनेस है ना, वो तो पिछले कई क्वार्टर से लॉसेस कर रहा है। तो बेसिकली उसमें हो क्या रहा है कि ये इन्होंने प्रोजेक्ट तो कर दिए आर्मी के लिए, जिसमें बेसिकली उन्होंने डिफेंस के प्रोजेक्ट लगा दिए वहां पे आर्मी के लिए, पर इनको रिवेन्यू नहीं आ रहा वहां से। पर ये बोल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड एक तो वहां से भी रिवेन्यू आ जाएगा जब हम उनके साथ ये प्रोजेक्ट साइन कर लेंगे, और दूसरा जो ये भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर जो इनका गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं रूरल एरियाज में, वो इनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब जैसे ही उसमें बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, वैसे ही इनका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस साल यानी कि FY27 में इनका ईपीसी का बिजनेस इनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो बेसिकली जो इन्होंने आर्मी के लिए प्रोजेक्ट लगाया है ना, अब ये उसकी एनुअल मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट भी साइन करेंगे, जिसमें इनको हर साल 170 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू मिलेगा। तो इनका ये वाला सेगमेंट FY27 में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और दूसरा भारत नेट के लिए जो ये गवर्नमेंट के लिए रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं, वो तो प्रॉफिटेबल ही है इनका। तो इस साल अपने ईपीसी वाले सेगमेंट में भी ये प्रॉफिटेबल होंगे। अब इस कंपनी के पास 21,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इनकी ऑर्डर बुक का 36% इनके गवर्नमेंट से आया हुआ है। मतलब 36% ऑर्डर बुक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की है और बाकी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की है। अब तुम खुद देख लो कि इनके बिजनेस के किस सेगमेंट की इनकी कितनी करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो बेसिकली ये ऑर्डर बुक इनको रिवेन्यू की विजिबिलिटी देती है अगले 4-5 सालों की। तो इस ऑर्डर बुक का जो 18,000 करोड़ का रिवेन्यू है, वो तो इनका प्रोडक्ट का रिवेन्यू है, मतलब वो प्रोडक्ट की ऑर्डर बुक है इनकी। और 3500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है इनके एनुअल मेंटेनेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो ईपीसी में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उसकी एनुअल मेंटेनेंस करते हैं ये। अब इनकी डिफेंस की ऑर्डर बुक 300 करोड़ की थी। मतलब ये बेसिकली लैंड वाले सेगमेंट में थे कि जो भी प्रोडक्ट लैंड के लिए बनते हैं ना डिफेंस वाले सेगमेंट में, वो बनाते थे। एरोस्पेस वाला जो डिफेंस का सेगमेंट है उसकी ना इनको नॉलेज थी, ना ये उसके प्रोडक्ट बनाते थे, और ना ही इसका इनके पास अप्रूवल था। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिफेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया जो एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है, जिसकी वजह से इनके पास 1900 से 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक और आ गई। तो अब इनकी टोटल डिफेंस की ऑर्डर बुक 2230 करोड़ की हो गई है, जिसमें ये लैंड के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और एरोस्पेस वाले प्रोडक्ट भी बनाएंगे। और इस साल इनका ये टारगेट है कि ये डिफेंस में 500 से 600 करोड़ का रिवेन्यू टच करेंगे। अब इनकी जो ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। मतलब वो फैक्ट्री जिसमें ये ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं उसमें और जगह ही नहीं है कि ये और फाइबर बना पाए, जिस वजह से ये केपेक्स कर रहे हैं। मतलब कि एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं और फाइबर बनाने के लिए। और ये बात मैंने तुम्हें बता दी कि जो ऑप्टिकल फाइबर ये बनाते हैं वो प्रीफॉर्म से बनाते हैं। मतलब प्रीफॉर्म को जब हम हीट करते हैं ना तो उससे ऑप्टिकल फाइबर निकलता है। तो अभी ना प्रीफॉर्म के प्राइसेस बढ़ गए थे, पर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि उससे हमारे रॉ मटेरियल प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे डीलर्स है ना जिनसे हम प्रीफॉर्म लेते हैं उनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे होते हैं और हम उसी रेट पे प्रीफॉर्म ले रहे हैं आज भी। तो जो प्रीफॉर्म के प्राइस बढ़े हैं ना उससे हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, हमारा रॉ मटेरियल आज भी उतने ही रेट पे मिल रहा है। और ये कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई नई मशीनें ऐड कर रही है। जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने 2 मशीन ऐड करी है अपनी। तो बेसिकली अगले क्वार्टर में जो भी ग्रोथ आएगी ना वो एक तो इसलिए आएगी क्योंकि उन मशीनों से ज्यादा वॉल्यूम बनेगी, तो थोड़ी बहुत तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, और बाकी सारी ग्रोथ प्राइस इंक्रीज की वजह से आएगी। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। अगर तुम्हें ये जेन्युइन रिसर्च पसंद आ रही है तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इसके केपेक्स की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं कि इनके केपेक्स को
सेगमेंट वाइज डिस्कस करते हैं कि ये किस सेगमेंट में क्या क्या केपेक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके ऑप्टिकल फाइबर वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें इन्होंने क्या किया, जो इनकी 28 मिलियन की कैपेसिटी थी ना ऑप्टिकल फाइबर बनाने की, उसको बढ़ा के 34 मिलियन तक ले गए। और अब इनका ये टारगेट है कि उस 34 मिलियन को भी ये इंक्रीज करके 42.3 मिलियन तक लेके जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ये सोच रही है कि FY27 में तो इस डेटा सेंटर वाली यूनिट से इनको 400 करोड़ का एक्स्ट्रा रिवेन्यू आएगा और FY28 में इस यूनिट से इनको 800 करोड़ का एक्स्ट्रा रिवेन्यू आएगा। तो उसके लिए ये केपेक्स कर रहे हैं। और अब तक ये क्या करते थे, ये प्रीफॉर्म को खरीदते थे और उस प्रीफॉर्म को हीट करके ऑप्टिकल फाइबर बनाते थे। लेकिन अब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि खुद ही प्रीफॉर्म बनाया करेंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस साल ये 600 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, वो कैपेसिटी लगा रहे हैं जिसमें ये खुद प्रीफॉर्म बनाएंगे, जिसकी वजह से इनका क्वालिटी पे कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरा, क्योंकि पहले ये प्रीफॉर्म खरीदते थे लेकिन अब खुद ही बनाने लग जाएंगे, तो इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। और इस पूरे केपेक्स को ये 3 चीजों से फंड करेंगे। सबसे पहले तो जो इनके पास कैश पड़ा हुआ है, यानी कि अपने इंटरनल एक्रूवल से फंड करेंगे। दूसरा, डेट भी उठाएंगे। और तीसरा, अपनी इक्विटी को भी डाइल्यूट करेंगे इस केपेक्स के लिए। क्योंकि अब तक ऐसा होता है कि अगर प्रीफॉर्म नहीं मिलता ना इनको, यानी कि प्रीफॉर्म की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं बना पाते, जिसकी वजह से ये अपनी ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर प्रीफॉर्म की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो कंपनी खुद ही प्रीफॉर्म बनाने में एंटर कर रही है और इसके लिए 580 करोड़ का केपेक्स कर रही है। पर इस प्रीफॉर्म बनाने की कैपेसिटी को आने में मिनिमम 2 साल लगेंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि जो इनका डिफेंस वाला बिजनेस है उसमें सिर्फ ये लैंड के लिए इक्विपमेंट्स बनाते थे। इनको एरोस्पेस की ना नॉलेज थी और ना ही इनके पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो एरोस्पेस वाले इक्विपमेंट में घुसने के लिए इन्होंने एक डिफेंस कंपनी को एक्वायर किया है। तो जो कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है उसका नाम है HFCL एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली अब ये लैंड के लिए भी इक्विपमेंट्स बना पाएंगे और एरोस्पेस वाले सेगमेंट में भी ऑपरेट कर पाएंगे। और जो इन्होंने एरोस्पेस का बिजनेस एक्वायर किया है, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं अपने और 1900 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक भी है। तो इससे इनको इमीडिएट रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश में 1000 एकड़ की अपनी एक डिफेंस की फैसिलिटी भी लगा रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग डिफेंस के प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि ग्रेनेड बनाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस बनाएंगे। तो यहाँ पे भी केपेक्स कर रहे हैं ये। और इस फैसिलिटी के लिए इस साल ये 125 करोड़ का खर्चा करेंगे और अगले 2 साल 250 करोड़ का खर्चा करेंगे। लेकिन इससे इनको ये एडवांटेज मिलेगी कि ये डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ है तो मैनेजमेंट इस सेक्टर को भी केटर करना चाहती है। अब देखो, अगर ये इस बिजनेस को एक्वायर ना करते और खुद से एरोस्पेस में घुसने की कोशिश करते तो इनको अप्रूवल लेने में ही 5-7 साल लग जाते, क्योंकि इसके अप्रूवल इतनी आसानी से नहीं मिलते। पर क्योंकि अब इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया तो ये लैंड के लिए भी डिफेंस के प्रोडक्ट बनाएंगे और एयर वाले डिफेंस के प्रोडक्ट भी बना देंगे और इनको इमीडिएटली रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया। एक तो जो ये वॉर हुई है ना, जो ये जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हुए हैं, उससे ये इंसुलेटेड है, मतलब इनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उससे। जो इनकी सप्लाई साइड है और जो डिमांड साइड है, दोनों ही स्टेबल है, दोनों पे ही कोई इम्पैक्ट नहीं है वॉर का। अब इन्होंने ना एक कमिटी बनाई है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका जो हर सेगमेंट है ना, उसमें अलग अलग टाइप के लोग चाहिए और अलग अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे जो इनका डिफेंस सेगमेंट है उसमें अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए और नॉलेज चाहिए, और जो इनका EPC का सेगमेंट है उसमें अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए। तो इनके हिसाब से इनके अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप के लोग और अलग अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को डीमर्ज कर दें अलग अलग सेगमेंट्स में। और क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रीफॉर्म है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं और इनका जो प्रीफॉर्म है उसी को हीट करके ऑप्टिकल फाइबर बनता है। पर क्योंकि ये कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो इस वजह से इनको प्रीफॉर्म ओरिजिनल प्राइसेस पे ही मिल रहा है, तो इनके मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। ऑल्दो प्रीफॉर्म के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पर ये पुराने प्राइसेस पे ही प्रीफॉर्म उठा रहे हैं अपने सप्लायर से और उससे अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बना रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि कल को जाके अगर प्रीफॉर्म के प्राइस इंक्रीज भी हो जाते हैं तो भी ये अपने कस्टमर को एज इट इज वो पास ऑन कर देंगे। तो बेसिकली प्रीफॉर्म के प्राइस इंक्रीज होने से इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। और जो पॉलीमर है ना, जिससे ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके भी प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। तो इस पे मैनेजमेंट ये कह रही है कि कई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो हमने पहले ही साइन कर रखे थे, तो उस पर थोड़ा सा मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। पर जो हम अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ना, उसमें हम इन्फ्लेटेड प्राइस के हिसाब से साइन कर रहे हैं, तो उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर तुम 5 साल का एवरेज लो तो वो भी हम अपने मार्जिन में मैनेज कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि इस कंपनी ने ग्रो करने के लिए क्या गाइडेंस दे रखी है। पर इससे पहले मैं इनकी गाइडेंस डिस्कस करूं, अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो और तुम और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलो अब इनकी गाइडेंस पे बात करते हैं। अब देखो, अगर तुम इनकी ऑर्डर बुक को देखो और बेसिकली ऑर्डर्स को मैन्युअली ऐड करो ना, तो ये कंपनी इजीली अगले साल 7000 से 8000 करोड़ का रिवेन्यू कर सकती है और करंटली इसका 5000 करोड़ का रिवेन्यू है। तो बेसिकली अगर तुम खुद से एज्यूम करके कैलकुलेट करो तो
ये कंपनी अपनी सेल्स को 30 से 40% के रेट पे ग्रो कर सकती है। पर मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि हम इस साल यानी कि FY27 में मिनिमम 20 से 25% के रेट पे ग्रो करेंगे। तो अगर तुम इसका अपर बैंड भी पकड़ो तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये 25% के रेट पे ग्रो करेंगे। तो वैल्यूएशन निकालते समय हम 25% को ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूएशन निकालते समय कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। जबकि अगर तुम मैनुअली कैलकुलेट करो तो ये आराम से 7,000 करोड़ का रिवेन्यू कर सकते हैं। पर मैं यही मानूंगा कि ये 25% से ग्रो करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस ही वो दी है ना। मैं खुद से क्यों एज्यूम करूं ज्यादा, जब मैनेजमेंट 25% की गाइडेंस देके बैठा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। और दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि FY27 में ये अपने एबिटा मार्जिन को 3 से 4% से इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली ये अपनी सेल्स को तो 25% से ग्रो करेंगे और अपने मार्जिन को 3 से 4% से इंप्रूव करेंगे। तो ये तो हो गई इस कंपनी की FY27 की गाइडेंस। अब ये देखो, इस कंपनी का ये टारगेट है कि FY29 तक ये 10,000 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, जिसमें इनका 20% का एबिटा मार्जिन होगा। तो सबसे पहले तो इस साल यानी कि FY26 के हिसाब से इनका रिवेन्यू है 5,000 करोड़ के आसपास का, और FY29 तक इनका ये टारगेट है कि ये अपने रिवेन्यू को 10,000 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। यानी कि अगले 3 साल में ये अपनी सेल्स को डबल करेंगे। तो बेसिकली ये अपनी सेल्स को अगले 3 साल तक 26% कैगर के रेट से ग्रो करेंगे। और इनका ये टारगेट है कि FY29 तक ये 20% का एबिटा मार्जिन बनाएंगे। अब करंटली FY26 में इनका एबिटा मार्जिन है 16.7%, जिसको ये FY27 में 3 से 4% से इंप्रूव कर देंगे। और करंटली जो इनका प्रोडक्ट से 62% का रिवेन्यू आ रहा है, उसको ये FY29 तक 80% तक बढ़ा देंगे। यानी कि इनके बिजनेस के टोटल रिवेन्यू का 80% इनके प्रोडक्ट से आएगा और बचा हुआ 20% इनके ईपीसी वाले सेगमेंट से आएगा। और ईपीसी वाले सेगमेंट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मार्जिन भी कम है, वर्किंग कैपिटल में भी दिक्कत है, पेमेंट भी लेट आती है। तो मतलब कंपनी अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रही है। तो ये हो गई इस कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन। अब वैल्यूएशन निकालते समय तो हमें सिर्फ 1 साल का देखना होता है, क्योंकि 3 साल तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए तो हमें लगातार एग्जीक्यूशन ट्रैक करनी पड़ेगी। तो अभी मैं तुम्हें FY27 की वैल्यूएशन निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये अपनी सेल्स को FY27 में 25% से ग्रो करेंगे और इनका एबिटा मार्जिन 3 से 4% से एक्सपैंड होगा। तो ये कैलकुलेट करते हैं कि इनके एबिटा में कितनी ग्रोथ आएगी और फिर इनकी पैट की ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे FY27 के बेसिस पे। तो अगर तुम ये एज्यूम करो कि ये FY27 में अपनी सेल्स को 25% से ग्रो करेंगे और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि FY27 में हम अपने एबिटा मार्जिन को 3 से 4% से एक्सपैंड करेंगे। तो बेसिकली मैं इनका एवरेज पकड़ लेता हूँ कि FY27 में अपने एबिटा मार्जिन को 3.5% से एक्सपैंड करेंगे। तो FY27 में इनके एबिटा में 50% के आसपास की ग्रोथ आनी चाहिए। अब क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये केपेक्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी और उसके लिए ये डेट भी लेंगे, तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि FY27 में इनके पैट में 40 से 50% की ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी FY27 की पैट ग्रोथ। अब एक काम करते हैं, इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल पैट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और करंटली FY26 के एंड में इसकी पी रेशो है 85 के आसपास की। और तुम ये मानो कि अपने पैट को 40 से 50% के बीच में ग्रो करेंगे। एज्यूम करते हैं कि 50% के आसपास ग्रो कर लेंगे। तो इसकी पेग रेशो हो गई 85 डिवाइडेड बाय 50। तो इसकी पेग रेशो हो गई 1.7 के आसपास की। अब देखो, ये ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ इंजन हो गया इस साल तो। लेकिन एक बार इस साल इसने 20% के एबिटा मार्जिन अचीव कर लिए, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड FY28 और FY29 में इसको एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बता रखा है कि हमारा ये टारगेट है कि हम FY29 तक 20% का एबिटा मार्जिन अचीव करेंगे। तो अगले 2 साल इनकी सेल्स में जितनी ग्रोथ आएगी ना, उतनी इनके प्रॉफिट में ग्रोथ आ पाएगी। और इसकी पेग रेशो भी 1.7 की है। तो बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं ना, सबसे पहले तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मेरे को इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही, क्योंकि ये 50% का ग्रोथ इंजन है जो कि 1.7 की पेग पे अवेलेबल है। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी। तो फटाफट जाके उस वीडियो को चेकआउट करो।